I came prepared. सांगतो तुम्हाला की तुमची बळापण नाही झाली पाहिजे दुसरं काय नाही डबल हां नाही 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 मी जर थांबणार नसतं ना किस चीज़ का दाम है? येणार असतं ना लाईट दिलेली होती ना ये पता नहीं होमवर्क का नाम है कि सेटल करना हायवेची ना वर्क मोड लावतात क्रिएट करना हां गाडी स्टेडियम हां हाँ अभी कहाँ जा रहे हैं? पुणे क्यों जा रहे हैं? दिवाली वेकेशन चल रही है What are you looking forward to the most? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल द रिलेटिव्स और उनको सारे किस्से बताने के लिए कॉलेज के और कैसे चेंज हो चुका घर में बच्चों में सबसे बड़ा हूँ तो अभी तक मैं सबसे पहला बच्चा हूँ इस जनरेशन का जो कॉलेज गया है और जनरेशन टू जनरेशन कॉलेज चेंज होता है तो वही सोच रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई होंगी फिर ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस बनाएंगे और You intend on spending time mostly with your family? होपफुली डिपेंड्स क्योंकि 10 दिन बहुत ज़्यादा होता है 3 दिन 4 दिन जैसे पिछली बार मैंने 3 दिन स्पेंड करा था तो वो ओकेशन अमाउंट था कि तीसरे दिन तक आता तो यू गेट अ लिटिल बिट बोर्ड कि क्या करें आप और 10 days is a lot of time so we'll have to find some way recreation way to expand ourselves. Aside from family, I have 2 objectives for this trip. One is to obviously अभी जूरी आ रही है I need to refine a lot of my work. मेरे को बहुत सारे redos मिले. Aside from that, I just want to create. I want to use this time to spend with people who I'm on the same page with on a creative level and make new stuff. रुद्र और जैसे के दोस्त बाकी तो स्टफ में क्या अपने आप को थोड़ा बाउंड्रीज पुश करके फिर करना चाहता हूँ Luthra has been doing a lot of photo shoots recently. तूने देखा? जो स्टोरीज पे डालता है He's very talented. He has the eye of an artist, I feel like. He's very good at observing things. तो उसका वो यूज़ फोटोग्राफी में करता है Yes, right now it's in photography, but he wants to do a lot of things. एक तो है उसका फिल्म मेकिंग में. What do you think of actors? कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर टू एक्टर वैसे डिपेंड करता है ये चीज़ लेकिन जैसे अपन लियोनार्डो डिकैप्रियो देखे हैं या कोई दूसरे एक्टर्स देखे हॉलीवुड बेसिकली रेफरेंस वो ले रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल्म दैट आई वॉच्ड आर हॉलीवुड उनके साथ थोड़ा सा इशू इस चीज़ में आ रहा था कि दे गेट इनटू देयर रोल्स मोर एट अ इमोशनल लेवल
और जब भी वो एक इमोशनल लेवल पे अटैच हो जाते हैं रोल के साथ, then they can't change that. बिल्कुल डिफरेंट रोल्स हैं, जैसे विलन का अगर रोल हो गया तो हाउ सोसाइटी लुक्स एट देम. जैसे नील नितिन मुकेश है, तो नील नितिन मुकेश wanted to do work where he is a hero, but he ended up doing role in the same film as a villain, sort of. कौन सी फिल्म? इतना एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 2-3 I रोल्स don't थे know उसके. who that actor is. फॉर एग्जाम्पल प्रेम रतन बनता है जो विलन था. फिर प्लेयर अगर देखिए तो बॉलीवुड मूवीज पुरानी 2010 के अराउंड शायद, तो इनमें उसको विलन का रोल दे दिया. फिर देनो गोलमाल में भी था, गोलमाल में फेयर कलर एक्टर था. एनीवेज तो वो उसको एक सोशल लेवल पे इफेक्ट कर रहा था बहुत कि कैसे उसे डील करना पड़ गया इशू के साथ, कि उसकी जो इमेज थी, जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाते कि ये एक्टर है, तो बच्चे क्या बोलते हैं उनको कि नहीं ये ही इज़ अ बैड गाय. इमेज जनरली फॉर्म होती है जो भी आपको व्यू करते हैं लोग. तो एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सैड चीज़ भी है. और जैसे मैं इमोशनल कंटेक्स्ट कर रहा था, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गया. इमोशनल कंटेक्स्ट पे बात कर रहा था, तो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है वो शटर आइलैंड कर रहा था उसमें, जिसमें ही प्लेज एज अ मेंटली इल पर्सन, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट इन दैट शटर आइलैंड. फिर इन टाइटैनिक में वो एज अ रोमांटिक पर्सन बिहेव करता है एज एन आर्टिस्ट. तो वो जो रोल्स हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करते हैं कि स्टेबिलिटी रखना एक पर्सन की मेंटल स्टेटस का, इमोशनल स्टेटस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मूवी कितने साल चलती है, कितने साल चलती है? Several months at the very least. कुछ तो साल भी चलती है. तो उस साल तक वही रोल मेंटेन करना, एक ही सीन बार बार रिपीट करना, क्या है भाई अपना? तो हो जाता है. इफेक्ट तो पड़ता है बहुत ज़्यादा पर्सन टू सबको. तू बता फिर वो गलत. The way I see actors is that even if you have the capability to act, that on its own can't make you a good actor. There's what I feel like is the true essence of a good actor is someone who is able to utilize a sense of narcissism for their own good. I think narcissism plays a huge role in determining how good an actor is, or even taking part in acting itself. Because it's one thing to be in the studio in front of a camera and acting and that whole experience, but the way I see it, I think for a lot of actors it's less about the thing itself, the art itself, and more about what they get to see at the end. Seeing themselves on a big screen in front of hundreds and hundreds of people, being portrayed in a very dramatic fashion, something that can grab other people's attention. I think if you think of it from that perspective, a lot of acting is just doing stunts to grab people's attention in a way that is socially acceptable. That's just a way of framing it. I'm not saying that is the way, the philosophy that people have behind it, but it's just an interesting frame.
acting industry basically sort of revolves around that notion only. This is bro, here it is. Even. Yes, this is. What do you think about idea of self-obsession? Oh, let me give more context. So recently, we had a external faculty come to our college for a few classes, maybe 4 or 5. And during the last class, I asked him. So this is someone very interesting. No, हमारा G वाला है, हमने change करा. मेरे को रिकॉर्डिंग ऑडियो सिंक फिर से करना. हाँ, कैसे पता चला था ये? क्या ऑडियो सिंक कैसे करना? जब एडिट कर रहा होता हूँ, इन द वेव फॉर्म इट शोज अ सडन स्पाइक. जो अपना मूवीज में कट का होता है ना, हाँ भाई, मैं बहुत सेम. हाँ. इसलिए मेरे को उस वजह से पता था. मेरे को ऐसे ही होता है जनरल, खुद फिगर आउट करा. रुद्रा बताया. क्योंकि फिल्म में वही होता है ना, कट सीन जब भी करते हैं. वो भी मैं खुद से click रियलाइज करते किया. हैं. I realized after I watched like I was watching some BTS video or something, and they were showing it, and I was like, shit, that makes a lot of sense. But yeah, anyway. Yeah, so I was saying, Vedant sir, so he analyzed my handwriting, and he usually does this for like 5,000 per person. I just gave 5,000 per. But honestly, the amount that I learned about myself, 5,000 is pretty cheap. He picked my notebook up, he opens it, first thing he said, he laughs at me and he says, "You are self-obsessed." First thing he says. By reading that or analyzing your handwriting? Probably analyzing my handwriting because the first page उसमें ऐसा कुछ खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा. लिखा जाता है लेकिन तो. So I was in the, I bought that notebook the same day that I was going to Dubai. So रात को I was in the airport and I got on the plane and I was writing about every person that walked past that I found interesting. So basically the first page was the analysis of every person. And what did you write about them? The negative parts, positive parts, or the things that you could correlate with? What I tried to, I don't remember exactly, but it was तेरे को बाद में दिखाता हूँ. Or do you want me to take it out right now? I have it. But yeah. And तब से I've been constantly thinking. I like to see myself in front of a camera. I like talking to a camera. I like putting myself out there so I can picture other people looking at me on a screen. Same thing that I said about actors. Okay. I see myself in the same line. और आपका क्या नंबर है? नाम क्या है? एल नंबर ये इसके पीछे वाले I never thought about it. एल में एल That day also when you posted the other YouTube video, With both of us in. yeah. सब ऑफिस So वाला I was like, okay, I wanna try and watch it as many times as I can. I wanna rewatch the things that I said, and if my notions have कोई changed चेंज करने की जरूरत नहीं, बैठो आराम से. yet. मतलब, ये रहा because पीछे वाला every सीट. day, एक सीट ये if है, I एक ये think रहा. about it, every day बैठो इधर. I change a little. My goal चल आगे आ जाओ बाबूजी. I cannot say पहले आप बैठो diverting, इधर आ जाओ. but basically it starts morphing into a shape or a form, and sometimes it distorts into a thing that I can't visually, recognize. So when I see myself on that, when I saw myself on that YouTube video, and I made others watch, like Priyansh Ashwin, I think I basically only saw the views that I had, and I tried comparing them with the views that I have now. Would you say that it was like reading back a journal? Yeah, it was. I really like the concept that मेरी सीट what तो I आगे की बुक करी है मैंने, पीछे क्यों आप कोई ठा रहे हो? मेरी सीट नाम आगे बोलो. की है, लास्ट थॉट.
मैंने या नाम क्या नहीं आपका? रहा। फिर से क्वेश्चन बोलना मैं भूल गया. We're talking about भैया हेलो the journal. Viewing it as a journal. नाम क्या आपका? हाँ मतलब I have thought about it a lot. लेकिन पीछे चलो बैठो बैठो पीछे वाली सीट है सिंगल पीछे की तो आगे दिख रही है. अरे भैया L3 नंबर है ये और आपका L15 नंबर है वो पीछे वाली I सीट have है. thought चलो, about आगे it पीछे आ जाओ. कि रिफ्लेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नोशन को. लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ तो मैं खुद के थॉट से भी तो इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने फिक्स थॉट रहता है. हाँ, आई सडनली रिमेंबर व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि एट दैट मोमेंट आई जस्ट ब्लर्टेड आउट माई थॉट प्रोसेस and it came on a video. So I was trying to watch what I thought in that, in the heat of that moment, and when we were discussing certain ideas, what I thought at that instance, it actually helped me reflect on that, how I could have changed my thought process into thinking more about the future and how I'll take that conversation, how I'll change the direction of the conversation. So I was basically thinking about it. I was reflecting, but I didn't. So basically, to tell you the truth, I haven't even yet. I haven't watched the clip entirely. I watched like 20 or 25 minutes, skipping portions that I could already see. For me, I never look back at my YouTube videos. Never. Even while editing them, I'll just skim through everything. I'm not sure why I do that, but I've never found that level of intrigue कि मुझे वापस आके देखना है. क्यों? So like the ones that I've made on my own, where I just put my thoughts out. What I've tried doing 1 or 2 times is that I record a video of me just speaking completely in impromptu way, and I save that. I watch certain parts of it. I'm like, this is not good enough. I don't want to put this out. So I'll rewatch it. I'll make a few pointers, and then I'll say it again in a better way, right? And then अगर वो भी पसंद नहीं आया, then I made it a third time. This was when I was in my drop year, when I had a lot of time on my hands, so I was able to do that. But I'd spend like 2-3 hours just doing that much, and I found that process pretty fun. But after I put it onto YouTube, I never go back and check on it. I've just जो भी interviews किए मैंने, obviously I've re-listened to them, and a lot of times I've kind of cringed at myself. A lot of times I've been like, I missed the entire point of what this person was trying to say, or I could have asked this really good question. But yeah, other than that, I don't get the impulse to देखने की. See, I really want to journal all the things that I think throughout my day, but I don't know वो एक situation दिमाग में ये नहीं रहता कि कोई पढ़ ले क्या है, अब तो मेरे व्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसे जॉट डाउन करने के लिए अपन जॉट डाउन क्यों करेंगे, ताकि आगे जाके पढ़ पाए, तो फिर से देख पाएँ कि उस टाइम मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, और उससे अपने आप को योर प्रेजेंट सेल्फ से कंपेयर करके पास्ट एंड प्रेजेंट सेल्फ, हाँ, और फिर उसके बाद अपने व्यूज़ करें कि ओके आई कैन डू दैट, ओके माय व्यूज़ हैव चेंज्ड, व्हाई वाज आई लाइक दैट, इधर पानी की बोतल है ऊपर में. फिगर आउट योर पर्सनैलिटी और योर सेंस ऑफ बीइंग. ये सोचता
सोचता था मैं, अभी भी सोचता हूँ कभी कभी कि should I jot down all the things that I'm facing right now, और फिर what if I don't have someone or something that I could relate to. So I changed a little bit because then I thought, why not find some people and tell them what I'm thinking at that moment of time. And obviously, there are certain people who remember things, and there are some who just erase all the past and move on and think of how do I put it? Meaning they generally don't consider आउट ऑफ वर्ड्स हो चुका हूँ. होते हैं कुछ लोग जो अपन को सेल्फ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं. दे समटाइम्स टेंड अप आस्किंग दी राइट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस ऐसे पार्ट पे हिट करते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था, खुद से पूछने की नहीं करा था. फिर आप वो क्वेश्चंस खुद से पूछने लगते हो तो फिर आपको समझ आता है कि ओके. तो जब ऐसा होता है सामने वाले से बात करके, उस एक इंसान से बात करते हैं, आप कोई भी हो सकता है, और वो डिफ़र कर सकते हैं टॉपिक और बात के अकॉर्डिंग. ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन वो जिस पे आप कन्फाइड करते हैं हमेशा. दे कुड ऑल्सो पॉसिबली चेंज थ्रू आउट योर लाइफ. बात ये है कि तब आपको जॉट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर उसके बाद फ्यूचर में ना सामने वाले को याद रहता है कि आपने क्या बोला, और ना अपने आप को याद रहता है. यू जस्ट forget the past and look forward to the future, look forward for the present day कि आज क्या होगा. तो बहुत ज़्यादा रेबेलिंग आइडियाज़ हैं दिमाग में, और मैं बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हूँ एज टू वेदर टू स्टार्ट जर्नलिंग और नॉट. अब पोएट्री भी एक चीज़ है कि कभी कभी दिमाग में पोएट्री आती है, ब्लॉग्स आती हैं, कुछ लिखने का मन करता है. I start writing them down. I buy a book, obviously. I think I'm a shopaholic when it comes to stationery and that sort of things. I generally go buy a book, 60 rupees, 50 rupees, something, a small diary, and then start jotting down all the words that come to mind when I think of some topic, and then I create a poem out of it. I just let my mind doodle around. It doesn't have to be a poem. It doesn't have to make sense. But sometimes it does. और फिर वो पोएम एक तरीके से इंग्रेव हो चुकी है एक जगह बुक में, छोटी सी नोटबुक में. और फिर जब भी बाद में जाके उसे फिर से पढ़ता हूँ तो all the emotions that I was feeling when I was writing those words down on the paper, they start flooding back. तो वो अगर मैं फ्री टाइम में अपने बैठा हूँ and I'm reflecting upon myself, उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब भी मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ, I'm just reminiscing the past, तब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रूव करता है मुझे पर्सनल कि What do you mean? क्योंकि पोएम हम जनरली तब लिखने की कोशिश करते हैं when we are feeling a certain emotion, and sometimes it can interfere with your peace of mind. जैसे मैंने एक पर्सन के बारे में लिखा था. मैं जनरली लोगों के बारे में ही लिखता हूँ, और कभी कभी जैसे मैंने कोई सी मूवी देखी है तो उस टाइम पे मैं क्या इमोशन फील करता हूँ वो देखता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी रिलेट नहीं करता था रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों से, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन. तो जितना भी मेरे पॉइंटर्स आते हैं वो सारे मेरे जो अराउंड लोग हैं और जो मेरे में कन्फाइड करते हैं, मेरे को बताते हैं, उससे आते हैं. तो
एम्पैथी की रोड से मैं ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ और जो भी मेरे इमोशंस होते हैं उस टाइम पे उन्हें मैं जॉट डाउन कर देता हूँ। तो जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया तो कभी कभी इमोशंस आपके काम के बीच में आ जाते हैं। जैसे आई हैव टू स्टे फोकस्ड। अभी जूरी से पहले एग्ज़ाम से 1 day बैक बिफोर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आई was writing a movie review, and the movie that I obviously because I liked it very much, it was a sad rom-com. What movie? Atonement. Spell it. ATONEMENT. Never heard of it. Anyway. So Keira Knightley and James McCoy, I think. James McCoy. It revolves around a certain sad part, that atonement, meaning that in the movie, if I relate to the movie, there was a small girl, who ruined the life of two lovers just because she loved the same person and she chose to lie about it to her parents. So it ended up changing the entire path that those two lovers thought they would walk on. Sounds interesting. So first of all, the director, he shows us the path which would have been if they both if things didn't turn out that way. I won't ruin it for you. I was about to say the twist and all, but it's a good movie. Yeah, you were talking about writing a movie review. So I was writing about that, and the emotions that I felt, I started correlating with them. The emotions, obviously not the thing. Nobody lied about something and I was able to meet with my lover or something like that. So the emotion that I was feeling was quite like a build-up. See, if you try resisting a certain emotion, it builds up within you. Obviously, everyone has felt that at some point in time, like anger builds up, and someday it's gonna burst. But the direction in which it's gonna burst, you are the one who decides that. So for me, it's the crying part. Actually, it builds up all the hurt that I've taken in and everything, and I start crying all of a sudden, and even I don't know what triggered it, basically. I know the emotion that triggered it, but have I felt that? Have I felt like that in my past that triggers it? I'm not able to find the epicenter of that emotion. But I generally feel like crying. I love watching those movies, rom-coms, in which I can, openly cry about it. I love crying. I don't hate it. I rewatch it again so that I can cry about it. It feels kind of sort of relaxing. It gives those pent-up emotions and all. But I can't be angry while watching a movie. So I don't know where to, what can I say? I haven't figured out an outlet for those anger, pent-up emotions. Anger, aggression, ego. I don't know how to, obviously, I can't correlate to it. I had thought of a way
to let out my pent up emotion, anger, and I think I sort of infused that with sports. And whenever I played football, I used to play a very rough game because if we ever lost or something, I'd let my anger take over. But now I figured that it's fine to relax somewhat, and I try finding the root of the problem, root of what things anger me, and then I try calming or neglecting those things out. That why am I angry? I start questioning myself. Why am I angry? Is it right to get angry? So, but since I think 2 years or 1 year, I haven't let out my anger. And sometimes I get angry because due to that blocking by me of my anger and all that aggression, some people have said that you are a pushover or something like Too that. agreeable. Too agreeable. They spoke that to my face. They said that to my face actually, and I was like, personally, I know I'm a pushover. I accept that I'm a pushover, but I don't feel like being nice to every person, irrespective of what they've done. I feel that too sometimes. In a lot of ways, I notice this. I've been trying to counteract this in the last 2 weeks or so, where I've realized how agreeable and compromising I've been. So I've intentionally tried on being the opposite, right? Because there's two types of people in the world: nice guys and assholes, right? And it's very difficult to maintain a good balance between the two, because it feels like you have to follow one philosophy to feel good about it, right? Because it's very difficult to know when to be an asshole and when to be a nice guy. But yeah, I feel like in a lot of ways, being the nice guy, it is calming mentally. Yeah, it is But calming in a lot actually, of ways, but it is negative. it ends up catching up to you. Yeah, Because you end up agreeing to things that might, like, you might think that it's just a short-term pain, but a lot of times it just might come out as a negative outcome basically. it accumulates. Also, what you said about pent-up emotions, Vedang sir, he said that cancer, I don't know if he was talking about specifically in the brain or in general cancer, it occurs because of pent-up emotions. Which I found very interesting. It's like your subconscious has all of these pent-up emotions and they keep accumulating and accumulating. They don't have an out. And that causes... I think the cancer, I really want to talk to Vedang sir if he is here after the I have his number. It's alright. I'm not that agreeable. Okay, so I think the cancer he's talking about is what comes in mental illnesses. What do you mean? Every time a pent up emotion comes, every time. Every time a pent-up emotion. Every time a pent up emotion. So what's got tap करना है? Sorry, I'm disagreeing with you. करना बोलना गलत. That's it. बोलना ही गलत. So sorry. भाई क्यों
हाँ मूवमेंट एड्रेनलिन. हाँ बोल. हार्मोन्स पे बात जाऊंगा मैं. The hell. हाँ तो the accumulating emotion now, it sort of bundles up and it starts affecting you mentally because you start to question yourself, and then after questioning and you not finding the right answer, you tend to diverge from the point, and the outcome sort of relates to a mental illness or sort. For example, take any example. I try relating it with that. An example of pent up emotions. Yeah. Say I had a bad breakup and I had nobody to talk to about it. Yeah. So, what kind of emotions were you feeling? Grief, anger, a sense of what's the word, closure. Was there a outlet? In my case, kind of, but the actual outlet came several months later, like 6 or 7 months. During that time, when you couldn't find an outlet, what were you feeling? Matlab, on the first day of your breakup and the last day before finding an outlet, what were your thoughts then? How did you what was the path actually? What was the process? What things did you travel through? So I'd wake up every morning with like this really horrible feeling in my stomach. It's like I'd wake up and it felt, that initial feeling after getting up, like you're well rested or whatever. But after 10 or 15 after 10 seconds I'd realize, wait, there's something that's happened that I have to consider, and then it would just hit me like that. It would feel like a gut punch, and I'd remember what had happened. So did it get easier? It got slightly easier over time, especially the morning thing. But overall, it would be very difficult to go even 1 hour without thinking about it for at least 6 months. So when that same emotion starts, doesn't change even a little, and it starts, gaining access over your mind, and जैसे तूने बोला कि 1 घंटे में नहीं, अब तो सोच पाता है ना, दिमाग में आता होगा, ऐसा नहीं कि दिमाग में नहीं आता, दिमाग में ऑब्वियसली आता है, लेकिन how you deal with it, that's probably the case. Some people aren't able to deal with it. साल लग जाते हैं उनको, 2 साल लग जाता है, बहुत ज़्यादा होता है. फिर उनका जो प्रोसेस होता है कि वो 1 महीने उस दिन का और 6 महीने बाद का, those 2 days अगर उनका इमोशनल लेवल देखें, अगर वो सेम है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो एक तरीके से उनका ब्रेन डेड बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ब्रेन डेड हो जाते हैं. न्यूरोलॉजिकल पाथ ही नहीं बन रहे, वो डील ही नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन से, ना वो उसको इग्नोर नहीं बोलूँगा क्योंकि इग्नोर करने से तो पेंट अप सेम चीज़ हो गई. उससे मतलब लिटरली डील नहीं कर पा रहा. तो इसमें कहीं लूप होल फाइंड करना, खुद के साथ खुद को मतलब एक तरीके से एक अलग लेवल पे समझना. वही है जैसे अभी इंस्टेंटेनियस मैंने वो सोचा, तो अभी इतना मेरा थॉट प्रोसेस बिल्डअप नहीं है उसके बारे में, लेकिन आई थिंक अबाउट इट. मैं जनरली सोचता हूँ, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, मतलब
कुछ भी अपन अगर फैक्ट इस्टेब्लिश करना रहता है अपन को तो उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होना चाहिए बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे आई विल नॉट बी एबल टू इस्टेब्लिश यू नो वट एवर आई एम सेइंग it's a general notion that what personally I think the reason behind all that is. And then, see, again we deflected off the topic you're talking about, sir. बताओ क्या about the whole, yeah, so I've just been thinking about that a lot because I do, after coming to college, and I talked about this in my last video, not the one that I did. I recorded a video which that I haven't put out yet. There's like this sense of a lack of clarity in my head. Clarity as to what decision making or general goal? A lack of clarity in my day-to-day life. I feel like a lot of my thoughts are muddled up. Because I'm trying to do two things at a time, I forget to do something else. And entire days will go by before I remember what was missing. And I don't feel as snappy as it. I think part of this is also the diet, because the diet over here is extremely carb heavy, and that messes with the way your brain functions. Having a lot of carbs is really bad for your brain health, and also a lot of the snacks that they have in the mess. घर पे पुणे में मेरी आदत है कि for breakfast I'll have fruits. Sometimes I'll have eggs. In the afternoon I'll have dal chawal with some protein, as in like anda or paneer or something. And then रात को I have normal sabzi roti. पनीर कौन खाता है? Unless necessary मैं पनीर नहीं खाता. क्यों? नहीं वो अच्छा नहीं लगता? नहीं अब अच्छा लगता है, शुरुआत में नहीं लगता था. अब ठीक ठाक लगता है क्योंकि नेसेसिटी बन चुका है पनीर डेली बेसिस पे. टोफू अच्छा लगता था मेरे. Tofu is really bad for your testosterone. All soy-based products. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. सोया मिल्क फ्लेवर. मेरे को पर्सनली और चीज़ अच्छी लगती है, जैसे योगर्ट अच्छा लगता है ना मेरे को. ब्लूबेरी मेरे को अच्छा लगता है. फ्लेवर सेंस थोड़ा सा मेरा है ऐसा. चीज़ केक अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू, लव यू टू. खिला देना तो है मेरा है, लेकिन फंक्शन अलग करता है थोड़ा. जैसे मेरे को साग अच्छा लगता है. जो भी तू बोल रहा है वो मुझे भी पसंद है. Aside from, I mean, I've actually never had soy milk. Even I love the taste of tofu, but I'm avoiding soy products in general a lot. नहीं वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या करें. लस्सी वस्सी में ग्लूकोज वाली ज़्यादा ड्रिंक्स पीता हूँ जनरली. ग्लूकोज और फैट बहुत ज़्यादा हूँ नहीं, मतलब था. अब तो यहाँ पे आके बिल्कुल मिनिमल हो चुका है, सब कुछ मिनिमल हो चुका, चौकी के अलावा. क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मीठा हो तो चौकी एक तरीके से उसी का बहुत कम क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी. It's disgusting. It's so bad. It tastes like chemicals. इट्स ओके. स्मॉल अमाउंट में मैं खाना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पहले मैं श्रीखंड खाता था, जैसे अमूल का एक पूरा डब्बा एक दिन में खत्म, वो बड़ा. रिया वो चितड़े उसका वो इतने बड़े डब्बे लेकर आती है श्रीखंड के, और रोज़ खाती है रोटी के साथ, 5-6 रोटी के साथ. That's her whole dinner.
मेरे को इनकी तो ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल पसंद नहीं किसी की भी। संजना को छोड़ के वो तो खाती है, Bro, खिलाता हूँ उसको। you've seen Ishan Patil, bro? वो रोज़ उसका like if you look at his posture, he literally can't physically run. बीच में हम लोग का ट्रेजर हंट हुआ था, मैं, अखर, आर्यन, सूरज और ईशान पाटिल। Bro, we had to fast walk क्योंकि he physically is unable to run, क्योंकि उसके लोअर बैक में प्रॉब्लम है। तूने उसका पोस्चर देखा कैसे बैठा है? लिटरली ऐसे उसकी पूरी बॉडी का शेप ऐसा हो गया। इट्स सो बैड। सच्ची में सूरज का वो डिप करके खाने वाला, बीइंग पिकी अबाउट हिज फूड। ऐसे हाँ पनीर को ऐसे करके खाता है, पता है। और इतनी सारी रोटी लेके, और रोटी कभी ख़त्म नहीं होता है। वो अलग बात है। मेरे को सच्ची में नहीं, मेरे को पर्सनली तो बहुत ज़्यादा फूड के मामले में बहुत ज़्यादा खाता हूँ और वो डिपेंड भी करता है कि उस दिन मेरे को क्या करना है। अगर मेरे को सोना है तो मैं थोड़ा सा कम खाना प्रेफर करता हूँ, मतलब भरे पेट नहीं सोना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा एसिडिटी हो जाती है। फिर एसिडिटी इन द सेंस मेरे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स अपने गले में और माउथ का टेस्ट गंदा हो जाता है। सुबह आपकी ब्रेथ वैसी स्मेल करती है, तो उससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करता। 1-2 घंटे पहले ही खा के उसके बाद ही सो। लेकिन अगर लेट हो गया जैसे रात को खाना, तो मैं 1 घंटा उठे रहता हूँ, चाहे मेरे को नींद आ रही हो या नहीं आ रही। तो एक थोड़ा सा अब ये हैबिट बन चुकी है, चाहे मेरे को सोने लेट जाऊँ मैं जस्ट खाने के बाद भी, तो भी मेरे को नींद आती नहीं। One thing I've realized is that जो Indian diet है, I'm not even talking about the average Indian's diet, I'm talking about Indian diet, as in दाल, चावल, रोटी, सब्जी. It's so fucked up. क्यों? Because the whole process of when we start to develop this diet and this system of foods, if you look at even South Indian foods, everything is based on rice. Everything is made of rice batter. You look at even North Indian food, everything is based off maida, atta, chawal. You know, there's some proteins, which is fine, but it's mostly carb heavy diets. It's just roti, chawal, essentially just atta and chawal. And if you think about it, the whole process of when this whole diet was being, this whole cuisine was being developed, that time brown people in general were working in agriculture. Brown people, as in South Asians, everyone had so much physical labor, पूरे दिन physical काम करना, and you just eat carbs just so you can get through the day. Even if you look at genetics, the fat retention of South Asian people is super high in comparison to other cultures. And what that's led to is this: you look at the average Indian's body type, it's super skinny. You look at even both of us, we're both very skinny fat. It's like low muscle, high fat. नहीं, मेरा लग रहा है थोड़ा सा पंजाब। You're also वो skinny शायद fat. पंजाब। You're also skinny fat. Even I'm हाँ। skinny fat. स्किनी फैट है, लेकिन मसल के मेरा कोर वैसे में स्ट्रेंथेंड है, मसल इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है. I'm talking about overall body composition, right? And so a lot when it comes to diets and stuff, a lot of Indians tend to focus on, अरे मीठा नहीं खाना है, मीठा भी एकदम कम कर देना है, but they'll have 5 packets of namkeen. मीठे को कम करना है, Because they हाँ think मैं 6 जलेबी खाता हूँ, 7 जलेबी होती है, मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे लेकिन जलेबी मिलती है.
मैं तो कभी नहीं देखा 2 महीने में लिए लगातार। 2 महीने का नवरात्रि के लास्ट डे पे सुबह सुबह फाफड़ा जलेबी थी। फाफड़ा जलेबी चटनी वट्टी सब कुछ था। दूध में डाल के खाई है जलेबी, गर्म दूध खाइए कभी, गर्म दूध में दही जलेबी। के साथ। दही हाँ, दही के साथ खाते हैं, रबड़ी के साथ खाते हैं। रबड़ी समझता हूँ मैं। दही हाँ, दूध बोल रहा हूँ, दूध के साथ गर्म दूध। jalebi tastes good with all dairy products, bro. I'm pretty sure you can even have it with cheese. डायबिटीज क्या? चीज? हाँ, no, not like Amul का sliced cheese or something अरे like that. I'm talking about like proper cheese. Maybe not. स्वीट थिंग हाँ नॉर्मल, लेकिन तब भी बिटर स्वीट खाते हैं चीज़ के साथ। डार्क चॉकलेट रिफाइंड, जिसको रिफाइंड टेस्ट बोलते हैं। Is dark chocolate a refined taste? मुझे लगता है, क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। मेरे को तो अच्छी लगती है इसलिए खाती हूँ। What's your favorite like ideal percent for dark chocolate? मेरा 65 में 70। At a point mine was 93. एक लिंट की आती है 93%. लेकिन अभी a couple of weeks back I traded all my milk chocolates for Anurag's 90% dark chocolate. इतना बड़ा अमूल का हो रहा है. हाँ, And I had a little bit and I अमूल की gagged. अच्छी है। अमूल की अच्छी रहती है. I like अमूल की dark chocolate. Anyway, but I literally gagged. वो चॉकलेट बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, स्टेज, कि आप उसे मेल्ट करके, मुझे उस स्टेज का नाम याद नहीं है, लेकिन एक स्टेज होता है अमूल के में, वो स्टेज वो लोग स्किप करते हैं। हाँ, the texture isn't good. टेक्सचर बिल्कुल नहीं, मैं टेक्सचर के लिए ही खाता हूँ। और टेस्ट से मेरे को इतना नहीं। मैंने खाई थी अमूल की बिटर स्वीट जो है 99 वाली। 99. ओह माय गॉड, इट वाज लाइक मिट्टी खा रहा था ऐसा लगा मेरे को। Yeah, I think when you get to like 97, 98, 99, even 100, it doesn't really melt in your mouth. It just turns into little grains. ग्रेन की बात नहीं है वो, जो मेरा दिमाग में क्या है, मैं जब चॉकलेट खाता हूँ तो वो कामिंग होता है ऐसा होता है कि माउथ फील बोलते हैं उसे। हाँ, द सेंसेशन जो अपन को फील होता है। पानी का क्या बेटा? दूसरी तरफ तो जो सेंसेशन होता है उसके लिए खाता हूँ, जो टेक्सचर आता है। तो इसलिए मेरे को डेयरी मिल्क से ज़्यादा नेस्ले की अच्छी लगती है। मैं जब भी नेस्ले ही खाता हूँ ना, आई गेट रिमाइंडेड ऑफ किट कैट बिकॉज एसोसिएशन। हाँ, एंड देन मेरे को उतना मज़ा नहीं आता बिकॉज आई वांट दैट क्रंच फ्रॉम किट कैट. नहीं, मेरे को वैसे वाला कैसे कि कभी कभी मेरे को पीनट बटर क्रीमी वाला अच्छा लगता है और कभी कभी क्रंची वाला। क्रंची नहीं, चंकी. दे कॉल इट चंकी. क्रंची भी नाम सनकीस का क्रंची नाम है। पता नहीं। I don't know. Typically it's chunky versus creamy. चंकी Yeah. Like chunks of peanuts. क्रंची पीनट्स। I mean as in एनीवेज, हाँ, कोरोना में मैंने बहुत खाना चालू किया था पीनट बटर। एक्चुअली देन आई गॉट टू नो कि कोरोना में मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही और मैं पीनट बटर खाता जा रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आया, ओह शिट, कितना गलत करा मैंने अपनी बॉडी के साथ। तो फिर मैंने लगा ओके, मिनिमल कर दिया मैंने। अभी भी अर्चित ये सब लोग पीनट बटर खा रहे थे भर भर के 3-4 चम्मच के साथ। अब भी मैंने बस एक टेस्ट के लिए लिया, क्योंकि बहुत साल हो गए, एक टेस्ट के लिए एक स्पून लिया, फिर उसका नहीं खाया, इसको मैं घर पे बनाऊंगा. लिमिट करा तो। I'll make my own peanut butter. एक जार में लेकर आऊँ प्रोटीन के लिए. उसमें थोड़ा सा शहद डाल के. शायद से मेरे पास शहद पड़ा हो। आर्यन पता है 4-5 शहद कम है आर्यन 4 बॉटल ख़त्म किया शहद क्यों? वैसे 1 महीने में. क्यों? ओट्स के साथ खाता है.
प्लेन ओट्स. oats, milk and honey. सोचा नहीं था, ये भी तो खा सकता हूँ. But it's बहुत heavy हो जाता है. कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ. कॉर्नफ्लेक्स. All these packaged foods, bro. ग्रीन टी. बस ग्रीन टी. Green tea in your. पीते जाता हूँ, पीते जाता हूँ, पीते जाता हूँ. इन योर मतलब क्या Yeah, I thought you were saying you're putting cornflakes in your green tea. है? नो नो नो, मैं वैसे ही जनरल बोल रहा हूँ. वो मुझे लग रहा है ग्रीन टी की आदत मेरे को मम्मी से पड़ी है. मेरा रूटीन पहले क्या होता था, मैं 10:30 सोता था, सुबह 5:30 उठता था और 5:30 उठ के ग्रीन टी मम्मी भी दे दी. उठता भी कैसे था, मतलब बेड पे हूँ, मम्मी ग्रीन टी का गिलास हाथ में लेके, और इट वाज लाइक कि मम्मी को वेट नहीं कराना. मम्मी ने अगर रखा हुआ है तो वो खौफ था, फिर था घर में. पापा को ऑब्वियसली नहीं था, मेरे को और मेरी बहन को, छोटी बहन को, कि मम्मी ने अगर हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं आंखें मर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और मैंने हाथ से नहीं लिया, तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी कि मैं लेके खड़ी हूँ और तेरे बेसिकली शी वाज टॉकिंग अबाउट कि मैनर्स नहीं, कोई तेरे को ऑफर कर रहा है और तू पूरा अपनी दुनिया भर का टाइम दे रहा है. तो वो एक डर के कारण मैं जल्दी से, इस डर के कारण मैं जल्दी उठ जाता हूँ कि अरे आपने पकड़ा हुआ है तो मेरे को दे दो. तो वो अभी जैसे तू बोल रहा है ना, बीइंग अग्रीएबल, तो वो मेरे को जो शुरुआत से मैनर्स सिखाए हैं घर पे, थोड़े बहुत ऑड मैनर्स है जो अभी कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ मैं बहुत बार कि ये क्या सिखाया है, ये वर्ल्ड व्यू से इतना मैच नहीं होता, ये थॉट प्रोसेस से मैच नहीं होता लोगों को, और ऐसा करने से कभी कभी अपन वो वैसे जैसे पुश ओवर बोला, पुश ओवर बन जाता है. मैनर्स में क्या सिखाया, जैसे मैंने क्लास टेबल मैनर्स की क्लासेस दी थी कि मैंने ये जितने भी मैनर्स सीखे हैं, पॉस्चर वाला, मम्मी बोलती थी पॉस्चर ठीक कर ले, कैसे बैठा है वो ठीक कर ले. तो मैं ये सोचता था कि किस लिए बोल रही है, ताकि मेरी बैक में प्रॉब्लम्स ना हो, उसलिए भी बोलती थी. लेकिन फिर उस मम्मी रीज़न तो ये देती थी कि बैक पॉस्चर एक्सप्लेन जब भी करते थे तो कि बैक पॉस्चर ख़राब हो जाएगा. जब भी ऐसे मैं मुड़ के बैठा हूँ तो मेरे को पीछे से पुश कर दिया कि ठीक से बैठ, कैसे बैठा है, तो कमरें झुकी नहीं होनी चाहिए. मुझे मैं पूछता था क्यों बोलते हो, तो शी वाज लाइक कि हाँ आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे को भी अभी प्रॉब्लम है, मैं एक जगह बैठ नहीं पाती हूँ, क्या तेरे को ऐसा चाहिए. शी गेव आउट दैट रीज़न, बट what she added at the end of every session after correcting my back posture was कि पीठ पे धक्का दिया एंड शी वाज लाइक लोग देखेंगे तो क्या बोलें. उनका दिमाग में रीज़न कुछ और था, लेकिन मेरे तक जो पहुंच रहा था वो कुछ और था. कि पीछे से पुश करो, बोला कि किसी ने तेरे को ऐसे पोस्टर में देख ले तो जब मैं अपनी ऐसे नाक पे ऐसे करता हूँ, बोला हाथ हटा कोई देखेगा तो. नाखून खाने से मैं क्यों मना करता हूँ, ये रीज़न कभी नहीं दिया उन्होंने, ये मेरे को पर्सनली पता है. नाखून खाने से क्यों मना करता हूँ कि नाखून में कितना गंदा होगा, ये पर्टिकुलर इस वजह से अपन को नाखून खाने को मन करते हैं. लेकिन फिर क्या बोलते हैं, कोई तेरे नाखून देख लेगा टेढ़े मेढ़े तो क्या बोलेगा, बड़े नाखून अच्छे नहीं लगते, ये बड़े नाखून अच्छे नहीं लगते स्कूल. तो उस वजह से मेरे को क्या हुआ, वो डेवलप हो गया, मैनरिज्म डेवलप हुआ और OCD टाइप कुछ डेवलप हो गया, जिससे मैं नाखून बिल्कुल काटा करता था. तब मेरे को अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मेरे को नाखून बिल्कुल एज तक नहीं काटना. मैं हमेशा एक अब लेयर छोड़ना चालू करा मैंने ड्रॉप में. ये मैंने अपनी नई हैबिट से रिक्रिएट करी, एक तरीके से रीराइट करना. तो ऐसे ही करके वो मैनरिज्म, टेबल मैनर्स, एक मैम थी जो इंग्लिश सिखा देती और वो आर्मी की थी, तो शी वाज स्ट्रिक्ट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर पोस्चर,
your mannerism when you speak to elders, English basically, in English. और वो जो मैनरिज्म था वो अभी तक गया नहीं है. वो वैसे ही है कि मैं जैसे किसी से बात कर रहा हूँ टीचर से, चाहे वो कितना भी बदतमीज़ हो या कुछ भी हो, मेरे मुंह से हाँ जी ही निकलता. लाइक सॉरी, पहले मैं सॉरी बोल देता हूँ अगर वो मेरी गलती है या नहीं है. पहले मेरे मुंह से वो निकलता है रादर देन थिंकिंग, रीथिंकिंग एंड वेटिंग फॉर सामने वाले पर्सन का कि हाँ ठीक है. जैसे तू समझ ले मेरे और तेरे बीच में लड़ाई हुई एंड अगर तू गलत हुआ तब भी मैं सॉरी बोलूँगा, ओके सॉरी, तब भी मैं सॉरी बोल दूँगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत नेगेटिव हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सामने वाला सोचता है अरे इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मेरे पे चढ़ जाता है, जिस कारण लोग मेरे को पुश ओवर बोल देते हैं. मैं वो टॉपिक एंड करने के लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि किसी को करना पड़ेगा एंड, क्योंकि मेरे को नहीं करनी है लड़ाई. मैं सॉरी इसलिए नहीं बोलता कि मैं हाँ ठीक है मैंने मान लिया कि मैं गलत हूँ. सॉरी इसलिए नहीं बोल रहा मैं, अगर मैं सही हूँ तो मैं उस पर टिका रहूँगा. अगर मैं उस पर बिलीव कर क्या मेरा अगर उसमें बिलीव है कि मैं सही हूँ तो आई स्टिक टू दैट. पर सॉरी इसलिए बोलता हूँ टू एंड दैट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, और थोड़ी देर बाद उस पर आके वापस सोचते हैं कि हाँ कहाँ गलत हुए हैं. लेकिन उस प्रोसेस में लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, और फिर तब भी मैं कुछ नहीं कर पाता. आई एम लाइक कि प्लीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये अगर एक सर्टेन पॉइंट तक आगे चले गया तो मैं फिर अपने आप को वो कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि हाँ ओके आई वॉज अ बिगर पर्सन, मैं भी तेरे लेवल पे आ जाऊँगा सामने वाले के लेवल पे. लेकिन ये तो मेरा पर्सनल थॉट है ना, ये तो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि मैं जब भी ये चीज़ हो रही है तो मैं ये सोच रहा हूँ. सामने वाले को लग रहा है ओके ये तो कभी अब वो मानेगा ही नहीं, ये लड़ेगा ही नहीं सच्चाई के लिए. मैं लड़ने का मतलब ये थे ना, लड़ने का होता है बीइंग द बिगर पर्सन, रियलाइजिंग कि हु इज़ इन द रॉन्ग. अगर मैं गलत हूँ तो मैं बोलूँगा सॉरी मैं गलत था, थैंक यू बताने के लिए. ओके एरोगेंस, वर्ड्स में एरोगेंस नहीं साउंड आनी चाहिए कि मतलब हाँ मैं ही सही हूँ, इस सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं. तो ये मेरे को शुरुआत से सिखाया गया है, उस वजह से मैं ऐसा हूँ, और पुश ओवर उसको नाम दे दिया गया है. अब तो मैं पुश ओवर को डिफेंड, वो तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है. 1 साल हो गया मेरे को अभी जिसने बोला था, तो 1 साल से दिमाग में चल रहा है कि उसने क्यों बोला था. तो अब जाके मैंने उसे तब भी मैं ऐसे तब भी नहीं बताता कि कोई भी मेरे को बोलेगा कि हाँ तो पुश हो रहा है, तो मैं तब भी मैंने ऐसे ही करा था 1 साल पहले कि आई वाज लाइक ओके जो तेरे को सोचना सोच. मैं मेरे को जस्टिफिकेशन देना बंद कर दिया मैंने सच्ची में कि हाँ ठीक है, इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट. जनरली वैसा है. Camera 3%. Do you have any final remarks? कुछ नहीं, बहुत ऑफ टॉपिक गए अपन आज. I think there is no topic in this sort of series that I have, but I just record a conversation. There's not supposed to be a topic. That is the ऑफ टॉपिक इन द सेंस मैं ये नहीं बोलना चाहता कि एक टॉपिक अपन ने चूज़ करा और उसको बोल दिया. टॉपिक इन द सेंस जो मैं जहाँ लीड करना चाहता था तेरे को, और आई वांटेड टू कम टू अ कंक्लूजन, वो कंक्लूड नहीं हो पाया. लेटर की तरह है कि शुरुआत मैंने स्टार्ट करी फ्रॉम अ टॉपिक, बीच में उसको एक्सप्लेन करा, उसका एक एग्जांपल दिया, और फिर उसकी रीजनिंग और कंक्लूजन पे आते आते मैं डाइवर्ट होकर मैंने एक और नया टॉपिक उठा लिया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. फिर वहाँ के कंक्लूजन तक जाते जाते फिर से एक और टॉपिक उठा लिया. तो ये टॉपिक आते जा रहे हैं और किसी भी टॉपिक का कंक्लूजन नहीं निकला.
जब मैं छोटा था आई पिक्ड अप द पंचतंत्र, ठीक है, तो मेरे को अब तक याद नहीं है, बट उसमें देयर वाज अ स्टोरी अबाउट अ मैन एंड अ फॉक्स, एंड देन द फॉक्स starts telling the man a story about 3 other animals, and उस स्टोरी के अंदर there is another story, and I read Inceptions. I read the first 15 pages and I was like पापा मुझसे नहीं पढ़ते बने। मैं रख दिया। कंप्लीट नहीं करी कभी उसे। रखी हुई है घर पे, and that was when I was in 4th grade. It's interesting. मेरी भी बहुत बुरी आदत है ये। क्या? जब when I start talking, no, I go on one tangent and then I branch off into another tangent and then another, and then धीरे धीरे करके after the solution to this is essentially धीरे धीरे करके you start concluding different things and then you work backwards, as opposed to having a sudden break where you're like shit and then you go back, right? मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं बात एक दिमाग में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा बात चल रहा है कि मेरे को ये कैसे एंड करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो हीट ऑफ द मोमेंट में ना वो बात से बहुत ज़्यादा डिवेट हो जाता है कि नहीं यार मेरे को ये भी एक्सप्लेन करना है, कि मैंने अपने व्यूज़ सामने वाले को नहीं रखे, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएगा बेसिकली। You need time for that. You need time to make the other person fully understand your views. हाँ वो ओवर टाइम होता है, वो ये शॉर्ट पीरियड में नहीं होगा। You can't do it in one conversation. इतनी सी बैटरी में नहीं होगा। आ गई।